नमस्कार साथियों। आज हम लोग जॉन डीबी के शैक्षिक दर्शन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जॉन डीबी के जीवन दर्शन और उनके शिक्षा और उनके पाठ्यक्रम पर हम लोगों ने चर्चा की थी। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसको 2 पार्ट में हमने कर दिया है। और आज के वीडियो में हम लोग इनके जॉन डीबी के शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ, इनका डिसिप्लिन, इनके टीचर, इनके स्टूडेंट और इनके स्कूल पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं जॉन डीबी के शिक्षा के उद्देश्यों पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनके जो पाठ्यक्रम थे उस पर चर्चा की थी। पाठ्यक्रम में इन्होंने बताया था कि उपयोगिता पर आधारित होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सहसंबंधित होना चाहिए, मतलब कोरिलेटेड होना चाहिए, सब्जेक्ट एक दूसरे से क्रियाशीलता होनी चाहिए, और इतिहास, भूगोल और सिलाई, कढ़ाई, चित्रकारी, इन सब सब्जेक्टों को इन्होंने शामिल करने की बात कही थी। अब हम लोग इनके शिक्षा के उद्देश्य पर आएंगे कि इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को किस हद तक प्राप्त करने में पाठ्यक्रम की भूमिका या फिर सब्जेक्ट की भूमिका को बताया है। शिक्षा के उद्देश्य में इन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कही कि शिक्षा का जो सबसे पहला उद्देश्य है वो ये है कि छात्रों की उपयोगिता को सुनिश्चित करना। अगर शिक्षा बच्चों के जो उपयोगिता उनकी है, अगर उसको फुलफिल नहीं करती है तो वो शिक्षा अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसलिए इन्होंने कहा कि एजुकेशन का मतलब होता है कि छात्रों की जो ज़रूरत है, जो मांग है, उसको पूरी करना, अर्थात उनके लिए उपयोगी होना। तो शिक्षा का एक उद्देश्य उपयोगिता भी इन्होंने माना है। अगला इन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता भी होता है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप में बहुत सारी एटीट्यूड, बहुत सारे गुण, बहुत सारी क्षमताएं ऐसी होंगी जो कि आपको सामाजिक रूप से स्किल्ड बनाएंगी, जिसके द्वारा आप समाज में समायोजन कर सकते हैं, समाज की हेल्प कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, समाज का सहयोग कर सकते हैं, राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और अपना विकास तो कर ही सकते हैं। अगला इन्होंने कहा कि शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो गतिशील मन का निर्माण करना होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, और साथ ही इन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य जो है वो पहले से फिक्स नहीं होता है। और इसी बात को लेकर इन्होंने कहा कि गतिशील मन का निर्माण का उद्देश्य इन्होंने बताया, जिससे कि व्यक्ति की ज़रूरतों के हिसाब से, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से उद्देश्य तय किए जाएं और वो निरंतर अपने मन को क्रियाशील बनाए रहें, गतिशील बनाए रहें और नया क्रिएशन करते रहें, नई नई चीज़ें जानते रहें, क्रिएटिविटी उनमें आती रहेगी और वो निरंतर अपना विकास करते रहेंगे। इन्होंने कहा अगला कि अनुभवों का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य है अनुभवों का निर्माण करना, जिससे कि व्यक्ति नई नई चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करता रहेगा, नई नई चीज़ों को देखता रहेगा। और इसीलिए इन्होंने करके सीखने पर सबसे ज़्यादा बल दिया, सबसे ज़्यादा फोकस इन्होंने करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग, इनका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने, और हर जगह इसकी जो प्रासंगिकता है वो बनी हुई है, अभी भी, आज भी, पहले भी थी। तो इसलिए जो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, ये शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। प्रयोजनवादी हम मानते हैं कि कोई भी चीज स्थिर नहीं है, चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, क्योंकि परिस्थितियां जो हैं वो स्टेबल नहीं हैं।
वो बदलती रहती हैं, निरंतर गतिशील हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो निरंतर बदलते रहते हैं, व्यक्ति के अनुसार और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार। इसलिए इन्होंने कहा कि सत्य जो है, ट्रुथ, वो परिवर्तनशील है, स्टेबल नहीं है। सत्य परिवर्तनशील है, इस कथन पर इन्होंने विशेष जोर दिया, क्योंकि सामाजिक जो ज़रूरतें हैं, जो सामाजिक परिवर्तन है, जो व्यक्तिगत परिवर्तन है, उसके हिसाब से शिक्षा के उद्देश्यों को तय किया जाना चाहिए और शिक्षा में जो पाठ्यक्रम है, जो विषय हैं, उनको उसके अकॉर्डिंग सेट किया जाना चाहिए। अगला हम लोग इनके शिक्षण विधि पर चर्चा करेंगे कि इनकी शिक्षण विधियां क्या हैं। तो जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा पहले किया कि शिक्षण विधि में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इनका करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा इन्होंने बच्चों को सिखाने पर जोर दिया। जो इन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी में जो स्कूल खोला था, उसमें इन्होंने इस करके सीखना पर विशेष बल दिया और उस पर तमाम सारे प्रयोग भी किए। इनका मानना था कि जब बच्चे किसी चीज़ को अपने हाथों द्वारा, अपनी इंद्रियों द्वारा देखकर, अपनी आँखों द्वारा देखकर करेंगे और तब उनको जो नॉलेज होगा, जो ज्ञान होगा, वो निश्चित रूप से स्थायी होगा और उनके भविष्य में आने वाली चुनौतियों को समाधान करने के काबिल होगा। वो बच्चे उस चीज़ से भली भांति परिचित होंगे और आने वाले समय में अपनी चुनौतियों से, भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपट सकेंगे, उसका समाधान कर सकेंगे। इसलिए इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट को विशेष बल दिया और कहा कि शिक्षण की जो सबसे अच्छी विधि है वो करके सीखना विधि है। अगला है सहसंबंध विधि। सहसंबंध विधि में इन्होंने बताया कि जो विषय हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ाए जाने चाहिए, उनमें कोरिलेशन होना चाहिए, सहसंबंध होना चाहिए। विषय जो है वो इंडिविजुअल नहीं होने चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए जो भी विषय पढ़ाए जाएं उनको सहसंबंध विधि द्वारा पढ़ाया जाए। उनका अन्य विषयों से क्या संबंध है, उनका जीवन के साथ क्या संबंध है, उनका समाज के साथ क्या संबंध है, उनका राष्ट्र के साथ क्या संबंध है, उनका शिक्षा के साथ क्या संबंध है, उनका व्यक्ति के बॉडी के साथ, व्यक्ति के एटीट्यूड के साथ, व्यक्ति के एप्टीट्यूड के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियों पर इन्होंने अपना विचार दिया। और इसका इन्होंने हाउ वी थिंक, एक जो बुक इन्होंने लिखी कि हाउ वी थिंक, उस पर उनमें इन्होंने बहुत सारी शिक्षण विधियों पर चर्चा की और बताया कि शिक्षण विधियाँ कैसे कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, छात्रों में किस प्रकार से पढ़ाया जाए तो बच्चों का आउटकम अच्छा होगा, किस प्रकार से पढ़ाया जाए तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। और इसके बाद इन्होंने कहा कि प्रयोग द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, जैसा कि इन्होंने अपने स्कूल में उसको एक लेबोरेटरी के रूप में स्थापित किया था। तो इन्होंने कहा कि लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, अगर इस विधि का प्रयोग किया जाए तो जो बच्चों को शिक्षण किया जाएगा, जो उनको सिखाया जाएगा, वो ज़्यादा प्रभावी होगा और बच्चे उससे ज़्यादा सीख पाएंगे। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसमें दो तीन बातें ज़रूर होती हैं। एक तो कि उनमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, दूसरा कि उन पर कौन कौन सी चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है, और तीसरा कि वो उन चीज़ों को जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारा निष्कर्ष आ रहा है, उनको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये ज़रूर करना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट द्वारा लर्निंग, ये इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो शिक्षण विधि है वो है।
अगला हम लोग इनके अनुशासन, इनका डिसिप्लिन पर चर्चा करेंगे। देखिए, डिसिप्लिन में इन्होंने दो चीज़ें बताई। एक तो इन्होंने कहा कि सामाजिक अनुशासन, और दूसरा इन्होंने कहा कि आत्मानुशासन, मतलब सोशल डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन। सोशल डिसिप्लिन के बारे में क्यों इन्होंने कहा? इन्होंने कहा कि व्यक्ति समाज में रहता है, समाज के साथ इंटरेक्शन करता है, समाज के साथ समायोजन करना पड़ता है, इसलिए व्यक्ति को समाज की ज़रूरतों के हिसाब से, समाज में अपने आप को समायोजित करने के हिसाब से, और समाज की जो आवश्यकताएं हैं, जो नियम हैं, जो कायदे हैं, उसके हिसाब से व्यक्ति को अनुशासित होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप सामाजिक रूप से अनुशासित नहीं होंगे तो आप समाज में समायोजन नहीं कर पाएंगे, और समाज में समायोजन करने के लिए ज़रूरी है कि आप शिक्षित हों और आप सामाजिक ज़रूरतों को, सामाजिक आवश्यकताओं को, सामाजिक कठिनाइयों को भली भांति समझें और उसमें यथासंभव अपना योगदान दें। और दूसरा इन्होंने कहा कि आत्मानुशासन। तो आत्मानुशासन क्या है? आत्मानुशासन वह है कि व्यक्ति खुद से अनुशासित रहे। हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका हमको नॉलेज होना चाहिए। अगर हमको इसका ज्ञान नहीं है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता का प्रत्यय है। व्यक्ति को सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपके ऊपर ना कोई दबाव है, ना कोई आपके ऊपर दबाव बनाना चाहता है, ना कोई बनाएगा, जब आप सेल्फ डिसिप्लिन होंगे। और सेल्फ डिसिप्लिन का सबकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप अपने आप को हर जगह एडजस्ट कर लेंगे। जिस हिसाब से सिचुएशन होगी, जिस हिसाब का एनवायरनमेंट होगा, जिस हिसाब की परिस्थिति होगी, उस हिसाब से आप अपने आप को वहाँ समायोजित कर लेंगे, समायोजित कर पाएंगे। तो इसलिए शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक समायोजन और स्व समायोजन या सेल्फ एडॉप्टेशन के लिए प्रेरित करती है और उसको सुदृढ़ बनाती है। अगला इन्होंने शिक्षक के बारे में क्या विचार दिया, क्या कॉन्सेप्ट दिया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। शिक्षक के बारे में इन्होंने कहा कि शिक्षक जो है वो चूंकि शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, तो इसलिए इन्होंने शिक्षक के बारे में कहा कि शिक्षक समाज सेवी होना चाहिए। सोशल वेलफेयर का काम शिक्षक को करना चाहिए, जिससे कि जो भविष्य की पीढ़ियां हैं वो लाभान्वित हो सकें। शिक्षक के जो गुण हैं उन गुणों को सीखकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें और आने वाली पीढ़ियों को भी हस्तांतरित करने का प्रयास करें। अगला इन्होंने कहा कि शिक्षक को निरीक्षक और पथ प्रदर्शक का कार्य करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति के लिए शिक्षक एक गाइड और एक इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए, जिससे कि बच्चों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण कर सके, और अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो उनको सही मार्ग पर, सही रास्ता पर उनको भेजने का प्रयास करें और उनको सही मार्ग पर भेजकर उनके लक्ष्यों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और अगला इन्होंने शिक्षार्थी के बारे में कहा कि शिक्षार्थी या विद्यार्थी, इन्होंने विद्यार्थी को शिक्षण की प्रक्रिया में केंद्रीय स्थान दिया है, या शिक्षण प्रक्रिया के बीच में शिक्षार्थी को रखा है। अर्थात इन्होंने शिक्षार्थी को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में बहुत महत्व दिया, और उन्होंने कहा कि जितनी भी सारी प्रक्रियाएं हैं शिक्षण प्रक्रिया में, चाहे वो करिकुलम की प्रक्रिया हो, चाहे टीचर की बात हो, चाहे भवन की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की, कोई किसी भी चीज़ की बात हो, वो सब स्टूडेंट को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण स्टूडेंट को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। शिक्षक स्टूडेंट को ध्यान में रखकर पढ़ाए, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान देकर पढ़ाए, जिससे कि वो लाभान्वित हो सकें और अपने मेंटल लेवल को
इंक्रीज कर सकें, डेवलप कर सकें। अगला इन्होंने विद्यालय के बारे में कहा कि विद्यालय सामाजिक संस्था है, क्योंकि समाज एक सिस्टम है और विद्यालय इस सामाजिक सिस्टम का एक सब सिस्टम है। स्कूल इज ए सोशल सिस्टम ऑफ सोसाइटी। समाज के जो सिस्टम है, जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में विद्यालय उसकी एक उप प्रक्रिया है और शिक्षा भी उसी का अंग है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि विद्यालय ऐसे होने चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हों और आने वाले भविष्य में भविष्य की चुनौतियों से तैयार होने के लिए बच्चों का मार्गदर्शन कर सकें। और स्कूल के बारे में इन्होंने कहा कि विद्यालय को एक प्रयोगशाला होना चाहिए, एक लेबोरेटरी होना चाहिए, जिसमें कि बच्चे विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न बिंदुओं पर प्रयोग करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकें, अपनी कमजोरियों को दूर कर सकें, अपने ज्ञान को स्टेबल कर सकें और मजबूत बना सकें अपने ज्ञान को, और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। और इस प्रकार से जो ज्ञान होगा वो स्थायी होगा, उनको ये फायदा पहुंचाएगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो एक रिसोर्स के रूप में काम करेगा। तो इस प्रकार हमने जॉन डीबी के शैक्षिक दर्शन पर चर्चा की। मुझे लगता है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा इससे। तो जॉन डीबी पर आधारित शिक्षा दर्शन अब हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे।